हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ पार्ट 3 ऑफ माय इस्लामाबाद टू सवात एंड कालाम जर्नी। अगर आपने मेरे इस सफ़रनामे का पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि वो वीडियोज़ लाजमी देखिएगा, क्योंकि उन वीडियोज़ में मैंने दिखाया कि कैसे मैंने इस्लामाबाद से अपने सफ़र की शुरुआत की और मैं कालाम बाज़ार तक पहुँचा। कालाम बाज़ार पहुँचकर मैंने एक जीप को बुक किया। यहाँ पर आपको जीप के अलावा फ़िल्टर गाड़ी की भी ऑप्शन मिलती है, लेकिन मैंने लैंड क्रूज़र को प्रायोरिटी दी और इस गाड़ी को बुक किया। और जो ही कालाम बाज़ार से एग्ज़िट लिया तो सफ़र में सबसे पहली चीज़ देखने को मिली वो उशू फॉरेस्ट था। कई एकड़ों पर फैला देयार का ये घना जंगल उशू फॉरेस्ट कहलाता है। इस जंगल तक पहुंचने के लिए आप अपनी ज़ाती गाड़ी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ तक रोड बिल्कुल ठीक है और यहाँ पर अच्छी खासी कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी आपको नज़र आएंगी। तो कुछ पुरसकून लम्हात गुजारने के लिए आप अपनी गाड़ी में कालाम बाज़ार से उशू फॉरेस्ट तक ईज़िली आ सकते हैं। उशू फॉरेस्ट के बाद जो मशहूर इलाका यहाँ पर आता है उसका नाम है मटलतान। लेकिन कहाँ मुल्तान की गर्मी और कहाँ सर्दियों में ये बर्फ़ पोश पहाड़, कहाँ कोहिस्तानी ज़बान, कहाँ सराइकी, लेकिन नाम में मुमासलत को तो मानना ही पड़ेगा। रास्ते में मुझे जगह जगह पर लोग खेती बाड़ी करते हुए नज़र आए। जब मैंने अपने गाइड से पूछा कि यहाँ का लोगों का ज़रिया माश क्या है तो उसने बताया कि ये जगह इंतहाई ज़रख़ेज़ है, यहाँ पर लोग एग्रीकल्चर से वाबस्ता हैं और इस्लामाबाद, रावलपिंडी, यहाँ तक कि लाहौर, फैसलाबाद की मंडियों में भी कई दफ़ा सब्ज़ियाँ, आलू, टमाटर वग़ैरह यहाँ से ही जाते हैं। इस सफ़र का इंतखाब बुनियादी तौर पर महूडन लेक जाने के लिए था, लेकिन जीप के ड्राइवर ने मुझे पहले ही बता दिया था कि इससे आगे 2 और लेक्स हैं जो कि बिल्कुल एडजेसेंट हैं। एक का नाम सैफुल्ला लेक है, एक का नाम नसरुल्ला लेक है और इनके बकौल नसरुल्ला लेक पर ही जाके स्टे करना चाहिए, क्योंकि वो एक बहुत ही पुरसकून जगह है। अब ये लेक्स बिल्कुल एडजेसेंट हैं और मेरा इनके साथ ये डिसाइड हो गया कि मैं इनको कितना एक्स्ट्रा फेयर पे करूँगा और ये मुझे नसरुल्ला लेक तक लेके जाएंगे। तो इस वीडियो के एंड तक आपने वीडियो देखनी है ताकि आपको अंदाज़ा हो ये कितनी खूबसूरत जगह है और नसरुल्ला लेक पर मेरा एक्सपीरियंस कैसा था। कालाम बाज़ार से महूडन लेक का वन साइड डिस्टेंस 35 किलोमीटर्स का है। ऑन जीप वन साइड नॉन स्टॉप यहाँ पर आपको 2.5 घंटे की ट्रैवलिंग करनी पड़ती है। अब चूँकि मैंने अपने सफ़र की शुरुआत दिन 2 बजे की थी तो मुझे ये नज़र आ रहा था कि अगर मैं जगह पे रास्ते पे रुकता गया उसकी वजह से मुझे अच्छा खासा वापसी पे डिले मिल सकता है। मैंने कालाम बाज़ार से अपने सफ़र की शुरुआत दिन 2 बजे की, इसीलिए मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि मैंने हर जगह पे नहीं रुकना, कुछ स्पेसिफ़िक जगहों पे रुकूंगा। जहाँ पर जीप को रोकने की ज़रूरत होगी उधर रुकेंगे या फिर फाइनल डेस्टिनेशन पे जाके रुकना है। लेकिन ये जो पॉइंट आपको नज़र आ रहा है, इस जगह पर ना जाने क्यों मेरा रुकने का दिल किया और मैंने जीप को रोका और इस पानी में मैंने हाथ डाला तो पानी इंतहाई ठंडा था। यहाँ पर लोगों को मैंने ये पानी डायरेक्ट पीते हुए भी देखा है, यानी कि ये बर्फ़ का पिघला हुआ पानी अपने जोबन पर दरियाए सवात में गिर रहा था। इसकी खूबसूरती एक नेक्स्ट लेवल थी। कुछ लोग शायद सफ़र को मिस कैलकुलेट करते हैं या बहुत ज़्यादा एडवेंचरस होते हैं। मुझे नहीं पता ये जो क्रोला में साहब थे ये किस किस्म के इंसान थे, लेकिन इनकी गाड़ी को जब मैंने फंसते हुए देखा तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि यहाँ पर गाड़ी ना लाने का फ़ैसला बिल्कुल दुरुस्त था। सैर व तफरी के लिए तो ये जगह बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए कुछ चैलेंजेस भी हैं। इन्हीं चैलेंजेस में सबसे बड़ा चैलेंज पावर यानी कि बिजली का है। इस जगह पर इंटरेस्टिंगली वापडा और नेशनल ग्रिड की बिजली नहीं आती। इनफैक्ट यहाँ पर हाइड्रो पावर के छोटे छोटे से प्रोजेक्ट लगे हुए हैं, छोटी छोटी सी टरबाइंस लगी हुई हैं और जो आपको स्क्रीन पे ये तारें और ये लकड़ी के खंभे नज़र आ रहे हैं, ये इनफैक्ट यहाँ पर एक होटल है जिसने अपने लिए बिजली बनाने का इंतज़ाम इस दरिया के तेज़ बहाव से ख़ुद किया। स्क्रीन पर आपको ये नज़र आने वाली छोटी सी नहर के नीचे एक टरबाइन है जिसमें से ये पानी गुजरता है और ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और फिर वो इन तारों की मदद से अपने होटल को इलेक्ट्रिक सेल्फ सफिशेंट बनाता है। सो गाइज़, हम इस टाइम हैं महूडन लेक के रास्ते में और ये रास्ता कालाम से मैंने इसके लिए जीप को हायर किया, एक गाइड को जो बेसिकली मेरे ड्राइवर भी हैं और गाड़ी भी उन्हीं की है। तो मुझे रास्ते में वो बताते बताते जा रहे थे। बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं यहाँ पर। बिजली का जो निज़ाम है वो किस तरह से टरबाइंस चलती हैं और लोकली पानी इस चलते हुए तेज़ बहते पानी से बिजली पैदा की जाती है और अपनी ज़रूरियात को पूरा किया जाता है। और इसके अलावा रास्ते में लोगों को मैंने खेती बाड़ी करते हुए देखा, जो बहुत लोगों का यहाँ पर एक ज़रिया माश का की सोर्स है। लोग वहाँ से पैसे कमाते हैं। और अभी इस टाइम दरियाए सवात की ट्रिब्यूटरी जो कि लेक्स का पानी आ रहा है वो मेरी बैक साइड के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा। बड़ा शानदार मौसम है और बड़ी डिफरेंट सी जगह है। बहुत ज़्यादा पत्थर हैं और छोटे छोटे क्रश्ड पत्थर से लेके बड़े साइज़ के पत्थर तक यहाँ पर मुझे पत्थर देखने को मिला। यहाँ पर आने के लिए इस जगह तक अभी तक मैं ये टिप दे सकता हूँ कि
अपनी गाड़ी पर आने की गलती ना करें अनलेस आपके पास 4x4 गाड़ी हो और आप उसी तरह से एक्सपर्ट ड्राइवर भी हों। तो ये आपको की नोट्स हैं मेरे अभी तक के सफ़र के लिए। और सीन बहुत ही ज़बरदस्त है यहाँ के। कलाम आएँ और मॉडर्न लेक, और अगर उशू फॉरेस्ट ना आया जाए तो मेरा ख्याल है कि ये वेस्टेज होगा। तो दिस इज़ मोस्ट रिकमेंडेड प्लेस। अभी मैं मॉडर्न लेक तक तो नहीं पहुँचा, लेकिन रास्ता भी काफ़ी ज़बरदस्त था। तो आगे चल के देखते हैं कि मज़ीद हमें यहाँ पर क्या कुछ मज़ीद ख़ास और डिफरेंट देखने को मिलेगा। इस रास्ते का सबसे बड़ा एडवांटेज कहूँ या डिसएडवांटेज कहूँ कि यहाँ पर मोबाइल सिग्नल्स बिल्कुल भी नहीं। तो अगर आप इस जगह पर आके भी इंटरनेट और रील्स देख रहे हैं तो फिर यकीनन ये एडवांटेज है कि आपको आइसोलेशन में जाने का एक मौका मिल रहा है। लेकिन अगर आपसे कोई बात करने के लिए बेताब है या आप अपने डिपेंडेंट्स को, अपनी फैमिली को, अपने दोस्तों को बगैर बताए यहाँ पर आ चुके हैं तो फिर ये एक मसला हो सकता है। फिर ये अच्छी बात नहीं है, फिर ये एक प्रॉब्लमेटिक एरिया हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर सिग्नल्स नहीं हैं और उसकी वजह से आपकी कनेक्टिविटी नहीं होगी। सवात और नारान दोनों की ट्राउट मछली बहुत मशहूर है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टूरिस्ट को यहाँ पर फार्म की ही ट्राउट मछली नसीब होती है। इसलिए अगर आप ये ट्राउट मछली लेके फ्राई करके इसको एंजॉय कर रहे हैं तो जहन में रखिएगा कि ये फार्म की ट्राउट मछली है, दरिया की ट्राउट मछली नहीं है। अब अगर आप सवात नहीं आए तो आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि सवात किसी एक छोटी सी जगह का नाम नहीं है, बल्कि ये एक पूरी रियासत थी। और ये जो रास्ते हैं ये वाली सवात के ज़माने के हैं। ये ट्रैक्स आज के नहीं हैं, ये बहुत पुराने ट्रैक्स हैं। इनके ऊपर पहले ज़माने में लोग खच्चरों से ट्रैवल किया करते थे और अब लोग यहाँ पर जीप से ट्रैवल करते हैं। इस वक्त यहाँ पर रोड रिहेबिलिटेशन का काम भी हो रहा है और बकौल यहाँ के लोकल लोगों के आने वाले चंद सालों में ये एक कारपेटेड रोड होगी और छोटी गाड़ियाँ भी डायरेक्टली महोडन लेक तक पहुँच सकेंगी। जैसे जैसे आप महोडन लेक की तरफ बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको एहसास होगा कि पानी साफ़ होता जा रहा है, आबादी कम होती जा रही है और जंगल और बयाबान फैलता जा रहा है। जो लोग कैंपिंग का शौक़ रखते हैं और रात खुले आसमान के नीचे गुजारना चाहते हैं उनके लिए महोडन लेक बहुत ही आइडियल डेस्टिनेशन हो सकती है। यहाँ पर बहुत सारे लोग रात गुजारने के लिए अपने साथ अपना सामान लेके अपनी जीप्स में या जीप हायर कर कर महोडन लेक पे रात को स्टे भी करते हैं। और अगर आप रास्ते में कहीं स्टे करने की कोशिश करेंगे तो वो रिकमेंडेड इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर जंगली जानवर हैं, यहाँ पर ग्रिजली बियर हैं, यहाँ पर तेंदुआ है, इसके अलावा लोमड़ी और गीदड़ यहाँ पर वसी तादाद में मौजूद हैं। तो ये जानवर आपके ऊपर रात को अटैक भी कर सकते हैं। इसलिए जहाँ पर आबादी है या जहाँ पर बाकी लोग कैंपिंग कर रहे हो, जहाँ पर लाइट का इंतज़ाम हो, कुछ सेफ़ जगह हो, वहाँ पर कैंपिंग करनी चाहिए और वो जगह महोडन लेक के किनारे पर ही है। महोडन लेक के किनारे पर शायद 2 से 3 साल पहले इतनी कमर्शियल एक्टिविटीज़ नहीं थी, लेकिन इस टाइम वहाँ पर बहुत सारे होटल्स और छोटे छोटे कैंपिंग स्पॉट्स बन चुके हैं। इस वक्त मैं अपने रास्ते के मिड में पहुंच चुका हूं और ये एक ग्लेशियर पॉइंट कहलाता है। यहाँ पर जीप के ड्राइवर ने गाड़ी को कुछ देर के लिए रोका और मैंने भी मुशाहिदा किया। आइए देखिए वो क्या मुशाहिदा था। मैंगोरा बाज़ार में जब मैं आया तो मैं सोच रहा था लोग पता नहीं सवात को मिनी स्विट्ज़रलैंड क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें ऐसा तो कुछ भी नहीं है जो स्विट्ज़रलैंड से मिलता जुलता हो। लेकिन जिस स्पॉट पर मैं अभी खड़ा हूँ और इससे पहले रास्ते में जो खूबसूरत मनाजिर मैंने देखे तो मैं अब समझ गया हूँ कि लोग इसको मिनी स्विट्ज़रलैंड क्यों कहते हैं। क्योंकि स्विट्ज़रलैंड में भी तरह तरह की छोटी और बड़ी आबशारें हैं। जिस तरीके से मेरी बैक साइड पर आप देख सकते हैं आबशार है और पानी बड़े प्रेशर में आ रहा है और इसके साथ ही ये दरिया गुज़र रहा है। खूबसूरत पहाड़ हैं, दियार के दरख्त हैं। तो अब कुछ को रिलेट मैं करता जा रहा हूँ कि इसको स्विट्ज़रलैंड क्यों कहा जाता है। तो मैं अभी आपको मज़ीद कुछ खूबसूरत मनाज़िर दिखाता हूँ जिसको देखकर आपको समझ आ जाएगी कि ये इतनी खूबसूरत जगह है और मुश्किल है यहाँ पर आना। कलाम आना इतना आसान नहीं रहा, रोड काफ़ी ख़राब है। जीप में जब आपको आना पड़ेगा तो थोड़े बहुत आपको झटके लगेंगे। अगर किसी की कमर वगैरह का मसला है तो वो तैयार हो जाए मज़ीद मसले को फेस करने के लिए। लेकिन फ़िट आदमी अगर कोई है उसके लिए बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। कंफर्टेबल गाड़ी है। मैं लैंड क्रूज़र में आया हूँ, मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट ज़रा सा भी मसला महसूस नहीं हुआ। तो अभी कुछ मनाजिर देखते हैं। काम की बात जो है वो मंज़र देखने की, खूबसूरती को देखने की है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ मेरे सामने जो मेरी गाड़ी है ऑल्टो, वो यहाँ तक कोई बंदा ले आया है। लेकिन मैं इसको एक पागलपन कहूँगा, एक दीवानगी कहूँगा कि अपनी गाड़ी को तबाह करनी है तो वो आप ज़रूर लेकर आएँ। अदरवाइज़ 4x4 ही पर आपने आना है यहाँ पर। मौसम सरमा में यहाँ पर शदीद तरीन बर्फ़ पड़ती है जो कि 8 से 10 फुट तक रिकॉर्ड की जाती है।
ऐसे मौसम में जब यहाँ पर मुसलसल बर्फ़बारी होती रहे और ठंडी हवा चलती रहे तो बर्फ़ एक पत्थर की हैसियत इख्तियार कर जाती है जो कि ग्लेशियर्स कहलाते हैं। और जो ही फिर टेम्परेचर थोड़ा थोड़ा राइज़ होता है तो ग्लेशियर्स आके इन रस्तों में गिरते हैं और उसी वजह से जो पिछला पॉइंट था उसको ग्लेशियर पॉइंट भी कहा जाता है। मैंने चूँकि अगस्त में ट्रैवलिंग की है और अगस्त में यहाँ पर ग्लेशियर नहीं मिला, लेकिन यहाँ पर मार्च अप्रैल के महीने में बड़ा ग्लेशियर हर साल देखने को मिलता है। इस सफ़र के दौरान मुझे 2020 की वो बात याद आई जब मैंने सवात का प्लान किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस टाइम कोविड आ गया था और कोविड की वजह से मैं अपना प्लान एग्जीक्यूट नहीं कर सका था। मेरे जहन में सवात की पिक्चर ये थी कि एक दिन में मैं काफ़ी ज़्यादा जगहों को कवर कर लूँगा, लेकिन आज के इस सफ़र ने मुझे ये बात बताई कि एक दिन में ये तमाम जगहें देखना नामुमकिन है। उसकी वजह ये है कि ये आपस में कनेक्टिविटी नहीं है। अगर आप मालम जबा जा रहे हैं तो मालम जबा एक अलग डेस्टिनेशन है, अगर आप बहरीन जा रहे हैं तो बहरीन एक अलग डेस्टिनेशन है, और कलाम जा रहे हैं तो एक अलग डेस्टिनेशन है। और मेरी रिसर्च के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा था कि जो सबसे ज़्यादा खूबसूरती वाली जगह है वो शायद ये मॉडर्न लेक और कलाम वाला इलाका है। और इस ट्रिप के बाद मुझे लग रहा है कि मेरा अंदाज़ा बिल्कुल ठीक था और मेरी रिसर्च बिल्कुल ठीक थी। अब जब मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ और मैं अपनी पुरानी सोच के साथ आज की सोच को मुआवजना करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि ये एक दिन का ट्रिप किसी सूरत नहीं हो सकता। आपको मुख्तलिफ़ जगहों पर रुकना पड़ेगा क्योंकि आप थक जाएंगे। इतना लंबा सफ़र करके एक थकावट का एहसास होता है और उस थकावट के एहसास से बचने के लिए आपको जगह जगह पर रुकना पड़ता है। और प्रॉबेबली अगर आप मॉडर्न लेक आ रहे हैं तो अपने जहन में 2 रातों का स्टे और 3 दिन का डे ट्रिप आप रखें, क्योंकि 7.5 आवर्स तो इस्लामाबाद से आना जाना है, तो एक कंप्लीट डे लाइट आपकी आने में और एक जाने में आपकी लग जाएगी और एक दिन आपका कलाम घूमने में लगेगा। तो 3 दिन आपको चाहिए इस जगह पर। अभी जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है ये चश्मा शिफा है। यहाँ पे कहते हैं कि इसके पीछे एक चश्मा है जो दरख्तों की जड़ों से पानी निकल रहा है और उसके अंदर नेचुरली इतने मिनरल्स हैं कि वो एक बाइस शिफा है उसका पीना। तो मैंने वापसी के टाइम रात का वक्त हो चुका था, यहाँ से तबर्रुकन एक बोतल भरी और पी, और पानी वाकई बहुत अच्छा था, लेकिन शिफा है या नहीं है ये तो अल्लाह ही जानता है, इसके बारे में मैं कमेंट नहीं कर सकता। सो गाइस फाइनली लेक्स के जंक्शन पर हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पर महोडन लेक जो है वो काफ़ी मशहूर थी जिसकी वजह से टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं, और मेरे यहाँ आने की भी वजह वो लेक थी बेसिकली। लेकिन जिस टूरिस्ट गाइड के साथ, जिस ड्राइवर के साथ मैं आया, उसने मुझे बताया था कि यहाँ पर बेसिकली 3 लेक्स हैं। एक से सैफुल्ला लेक है, एक नसरुल्ला लेक है, और नसरुल्ला लेक जो है वो सबसे लास्ट पर है। तो ये कॉन्टीन्यूस तकरीबन 2.25 घंटे कॉन्टीन्यूस हम चलते रहे। बीच में सिर्फ कुछ मिनट के लिए हम रुके। जो एक आबशार का पॉइंट था वो आपने देखा, और इसके बाद ये जो मेरे बैक साइड पे लेक है, खूबसूरत सी लेक है, इस लेक के ऊपर अभी हमारा पड़ाव है और यहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए रुकेंगे और फिर उसके बाद हम लेक नसरुल्ला पे जाएंगे और उसके बाद महोडन लेक पे जाएंगे। यहाँ तक आने के लिए अच्छा खासा थकावट वाला रास्ता है, लेकिन जीप के ऊपर ज़रा अभी जब मैं चल रहा हूँ तो मुझे ज़रा रिलैक्सिंग किस्म का माहौल फ़ील हो रहा है। बेहतरीन हवा चल रही है, एक रिफ़्रेशिंग सा माहौल है। तो अभी बस ये नज़ारे देखते हैं और कुछ ख़ास चीज़ होगी तो यकीनन मैं इस वीडियो में एडअप करता जाऊँगा। फ़िलवक्त के लिए इस पॉइंट नसरुल्ला लेक से मैं आपको अपने कुछ ख़ास मनाज़र दिखा सकता हूँ कि क्या कुछ यहाँ पर है। इस मौके पर मुझे अल्लामा इकबाल का एक शेर याद आ गया और वो ये था कि सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। अल्लामा साहब का ये शेर मेरे जहन में इसलिए आया क्योंकि इस लेक तक पहुंचने का ये मतलब नहीं है कि इससे आगे फिर खूबसूरती ख़त्म हो गई है या इससे आगे डेस्टिनेशंस नहीं है, बल्कि इनफैक्ट इससे आगे डोंचर गुल वाटरफॉल भी है, सीरी कालाम भी है, जाबा लेक भी है, स्पेन गुलसर लेक भी है। लेकिन इन तमाम जगहों पर अगर कोई जाने का इरादा रखता है तो वो अपने 4 से 5 दिन स्पेयर कर ले, क्योंकि इसके बाद वो फिर ट्रैकिंग आ जाती है और एक बहुत एडवेंचरस सफ़र है। उसके लिए आपको स्पेशल गाइड चाहिए, आपको पोर्टर चाहिए होगा, मैप्स चाहिए, तो वो एक बहुत ही प्लान ट्रिप है। लेकिन ये मेरी फ़ाइनल डेस्टिनेशन थी जहाँ तक मैं आ चुका हूँ और मैं इस जगह पर आके बहुत मुतमईन हूँ कि मेरा जो ट्रिप था वो वाकई जो मैं चाह रहा था मुझे देखने को मिला और ख़ूबसूरत मनाज़िर थे। और इन मनाज़िर के अलावा यहाँ से बहती हुई आबशारें और बुलंद बाला पहाड़ और साफ़ सुथरी हवा, सुबहान अल्लाह, इसकी क्या बात है।
चूँकि यहाँ पर 3 लेक्स हैं और वो एक रो में आती हैं, महूडन लेक, नसरुल्ला लेक, सैफुल्ला लेक, और मैं बिल्कुल लास्ट लेक पे मैंने अपना ज़्यादा टाइम स्पेंड किया जहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटीज़ नहीं हैं और लोग वहाँ पर नहीं जाते, तो वो मेरे लिए एक पुरसकून टाइम था। मैंने अपना ज़्यादा वक्त वहाँ पे गुजारा। वापसी पर मैंने महूडन लेक पर भी स्टे किया जहाँ पर मुझे लोग बोटिंग करते हुए नज़र आए, घुड़सवारी करते हुए नज़र आए, और छोटे छोटे टी स्टॉल्स हैं जहाँ पर मैंने अपनी चाय को एंजॉय किया और यहाँ से मैंने अपने वापसी के सफ़र को स्टार्ट किया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में आपने फ़ीडबैक देना है, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में आपने बताना है कि आपको मेरा सफ़र कैसा लगा। अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके और मैं ऐसी ही वीडियोज़ बनाता रहूँ। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।